अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं वो किस तरह करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसका क्या सिस्टम है, उसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल होते हैं। पहले हम इसके कार्ड्स को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। ये आपके सामने 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक ब्रेकअप बना के दिया है कि दो तरह के कार्ड्स होते हैं, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक में दो कलर होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेड्स एंड क्लब्स, और उसके बाद रेड में भी दो टाइप्स के होते हैं जिनको एक में होते हैं हार्ट्स और डायमंड्स। अब हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, यानी स्पेड में ए, फिर 2, 3, 4, 5 से लेके ये 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। फिर जे, क्यू, के, यानी ये पिक्चर कार्ड्स कहलाते हैं, और ए जो है उसको हम एस कहते हैं। इसी तरह क्लब्स में भी यही सीक्वेंस होती है, फिर हार्ट के अंदर भी यही होगी, डायमंड्स में भी यही होगी, और टोटल जो होंगे यहाँ पे देखें टोटल लगा के हर कार्ड जो है वो 4 होते हैं। मैंने 4 एज हैं, इसमें 4 ही 2s हैं, 4 ही 3s हैं, 4 ही 4s हैं। इसी तरह हर कार्ड जो है वो जो टोटल एक ही शक्ल का होगा या एक ही नेचर का होगा वो 4 होते हैं। और टोटल कार्ड जो देखें जिस तरह से भी लगाएं टोटल ये देखें 52 लग रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास स्पेड्स के भी 13 कार्ड हैं, फिर 13 क्लब्स के हैं, 13 हार्ट्स के और 13 डायमंड्स के। तो ओवरऑल टोटल हमारे पास आ गया 52। इसका मतलब है अब हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं आराम से कि टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं, जिसमें से ब्लैक कार्ड जो हैं वो 26 हैं, यानी स्पेड्स और क्लब जो हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। दोनों के 13 ईच हैं, तो इसका मतलब है टोटल 26 ब्लैक कार्ड हो गए। सिमिलरली रेड कार्ड्स भी हमारे पास 26 हैं, क्योंकि 13 कार्ड्स हैं हार्ट के और 13 कार्ड्स हैं डायमंड के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 26 रेड कार्ड्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो पिक्चर्ड कार्ड्स हैं, यानी जे, क्यू एंड के, क्योंकि 4 जेज हैं, 4 क्यूज़ हैं और 4 केज हैं, तो टोटल पिक्चर्ड कार्ड्स हमारे 12 कहलाते हैं। जब एक और भी टर्म यूज़ होती है फेस कार्ड, तो फेस कार्ड में क्या करेंगे, पिक्चर्ड कार्ड्स और प्लस एज, यानी ये 4 एज भी उनको ऐड करते हैं तो वो हमारे फेस कार्ड्स कहलाते हैं। ये देखें, सो फेस कार्ड आर इक्वल टू 12 + 4 यानी 16। तो ये था ओवरऑल के प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कार्ड कैसा है, कलर वाले कौन से हैं। अब इसके मुताबिक हम जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी वेल शफल का मतलब है कि कार्ड्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एक कार्ड ड्रॉ किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड कार्ड। अब हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस में पता लग जाएगा कि देयर आर 52 कार्ड्स होते हैं। अब इन 52 कार्ड में से जो एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो बताना है कि क्या वो रेड कार्ड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में कि देयर आर टोटल 26 रेड कार्ड्स, तो इसका मतलब है जो कार्ड निकलेगा वो रेड कार्ड उन 26 में निकलेगा। तो जो हमारा इवेंट ए है उसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए कहलाएगा 26, क्योंकि देयर आर 26 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, यानी 26 डिवाइडेड बाय 52 दैट इज इक्वल टू 1/2। पार्ट सेकेंड, अ किंग और अ क्वीन, यानी अच्छा एक और बात मैंने बताई थी कि जहाँ कहीं और आएगा वहाँ प्लस होगा, और जहाँ कहीं एंड की ऑप्शन आएगी वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो वो रूल भी यहाँ लगेगा। अब अ किंग और क्वीन, इसका मतलब है देयर आर 4 किंग्स एंड 4 क्वींस, तो इसका मतलब है क्योंकि बीच में और का साइन आ रहा है तो 4 और 4 8, यानी इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 4 किंग्स प्लस 4 क्वीन तो 8 हो जाएंगे। ये देखें पॉइंट बी में हमने लिख दिया नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी 8 हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर आर 4 किंग्स एंड 4 क्वींस, और बीच में ए ओ आर और का वर्ड यूज़ हो रहा था, लिहाजा उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 8/52 विच इज़ इक्वल टू 2/13। नेक्स्ट सी के लिए अब पिक्चर्ड कार्ड, अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि पिक्चर्ड कार्ड देयर आर 12 पिक्चर्ड कार्ड, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट हमारा इवेंट सी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/52 विच इज़ इक्वल टू 3/13, क्योंकि 12 पिक्चर कार्ड्स होते हैं तो उन्हीं में से कोई कार्ड निकलेगा। तो 12 डिवाइडेड बाई टोटल सैम्पल स्पेस में हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो 12/52 मीन्स 3/13। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एन एस। अब मैंने कहा अभी बताया कि हर तरह का कार्ड जो है वो 4 होते हैं, देयर आर 4 एसेस, इसका मतलब है एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52 यानी 1/13। फिर लास्ट अ फेस कार्ड, अभी फेस कार्ड में मैंने बताया था कि 12 कार्ड्स पिक्चर कार्ड्स और प्लस एसेस, इन दोनों को ऐड करने तो ये 16 कार्ड्स बन जाएंगे, ये फेस कार्ड कहलाते हैं। अगेन बार बार बताता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बुक से उठाया है उसमें मैं भी 1 या 2 इवेंट पूछे हूँ, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के लिए
मैं इसमें कुछ फर्दर इवेंट्स भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो देयर आर 16 एस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 16/52 यानी 4/13। तो ये था कि अगर 1 कार्ड एट रैंडम ड्रॉ किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, और उसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये 3 किस्म की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 1 इज क्वीन किंग एंड अदर इज क्वीन। अब देखें बीच में एंड आ रहा है तो उसका मतलब है जो हम यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स बनाएंगे उनका जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं और इसमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं। याद रखें जब 1 कार्ड ड्रॉ करते हैं तब हम उसको कम्बिनेशन ना भी यूज़ करें क्योंकि 52C1 52 ही होता है, लेकिन जब भी 1 से ज़्यादा हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे तो हमने कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है 52C2, और 52C2 को कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो आएगा 1326। अब हम इवेंट ड्रॉ करते हैं। पहला इवेंट है हमारा 1 इज़ किंग एंड अदर क्वीन। तो 1 इज़ किंग यानी 4 किंग में से एक किंग ड्रॉ करेंगे और एंड की वजह से मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा बीच में, और क्वीन जो है वो भी 4C1 हो जाएगी। तो लिखे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए हो जाएगा 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C1, क्योंकि 4 किंग है 4 ही क्वीन है लेकिन बीच में एंड था इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया 16। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस यानी 16/1326 विच इज इक्वल टू 8/663। सेकेंड इवेंट बोथ आर ऑफ सेम कलर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि दोनों सेम कलर हैं तो क्या क्या ऑप्शन हमारे माइंड में आती हैं। जो ऑप्शन हमारे माइंड में आएंगी उसके मुताबिक हमने सवाल सॉल्व करना है। बोथ आर ऑफ सेम कलर का मतलब है या तो दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे। इसका मतलब है ऑप्शन आ रही है और की, और की ऑप्शन का मतलब क्या होगा, हमने उनको ऐड करना होता है। तो जब हम लिखेंगे बोथ आर ऑफ सेम कलर तो इधर दे आर रेड और दे आर ब्लैक, तो इसका मतलब है देर आर 26 रेड एंड 26 ब्लैक। तो 26 में से एक यानी रेड में से एक निकलेगा और दूसरा ब्लैक में से निकलेगा, लेकिन बीच में एंड आएगा लिहाजा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी आ गया हमारा 26C2 प्लस 26C2, क्योंकि दोनों डिफरेंट कलर के हैं, बोथ आर ऑफ सेम कलर। इसका मतलब है या तो दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे, क्योंकि या आ रहा है और आ रहा है इसलिए प्लस कर देंगे। तो 26 रेड में से 2 ड्रॉ करेंगे, इसी तरह 26 ब्लैक में से 2 ड्रॉ करेंगे और इसका जो आंसर आएगा 325 प्लस 325 ऐड कर लेंगे 650 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 650/1326 यानी 25/51। थर्ड पार्ट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब डिफरेंट कलर का क्या मतलब होगा कि एक रेड होगा और एक ब्लैक होगा। तो अगेन 26 में से एक ड्रॉ करेंगे और दूसरा 26 में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब बीच में यहाँ पे और की ऑप्शन आ रही थी, यहाँ पे एंड की आ रही है, क्योंकि एक रेड होगा एंड अदर ब्लैक होगा तो एंड की वजह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या था कि दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे, यानी इधर दे आर रेड और दे आर ब्लैक, तो और की वजह से यहाँ प्लस आया था, अब यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। तो 26 रेड में से एक ड्रॉ करेंगे, इसी तरह 26 ब्लैक में से एक ड्रॉ करेंगे और बीच में एंड की वजह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 26 76। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 26 76/1326 तो विच इज़ इक्वल टू 26/51। तो ये थे हमारे पास इस लेक्चर में हमने देखा कि जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसके बारे में देखा कि प्लेइंग कार्ड्स का सैम्पल स्पेस क्या है, कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं और कौन कौन से कार्ड हैं। उससे मुताबिक हमने बुक के 2 क्वेश्चन भी किए जिसमें सिंगल कार्ड ड्रॉ किया गया था। जब हम सिंगल कार्ड ड्रॉ करते हैं तो हमें कम्बिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि 26C1 या C1 में वैल्यू वही आती है। लेकिन जब एक से ज़्यादा कार्ड ड्रॉ करेंगे तब हम कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, सैम्पल स्पेस बनाएंगे और फिर अपनी ऑप्शंस के मुताबिक एंड और की ऑप्शन को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।